हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम पढ़ेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, जो कि सेक्शन 6 एंड सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी में मेंशन है। सॉरी फॉर द लेट वीडियो, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि सर नेक्स्ट लेक्चर कब अपलोड होगा, नेक्स्ट पीडीएफ कब मिलेगा, बट कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं बना पाया। बट इंश्योर करता हूँ आगे से टाइम पे आपको वीडियो और नोट्स प्रोवाइड करूँ। तो स्टार्ट करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो सबसे पहले जानते हैं जुरिस्डिक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं। ज्यूरिस एंड डिक्टो। ज्यूरिस मतलब होता है लॉ एंड डिक्टो मतलब टू स्पीक। तो इसका लिटरल मीनिंग होगा आई स्पीक बाई लॉ। तो जुरिस्डिक्शन को बोला जाता है स्पीक बाई लॉ। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि कोर्ट के पास जो पावर या कैपेसिटी होता है कोई भी सूट को ट्राई करने का, सुनवाई करने का या उस पे डिसीजन देने का, जिसको हम बोलते हैं एडजुडिकेशन, वो लॉ के द्वारा दिया जाता है। कि कोर्ट के पास कोई भी पावर है या कैपेसिटी है कोई भी सूट को ट्राई करने का, उसको सुनने का, उस पर डिसीजन देने का, वो पावर एंड कैपेसिटी लॉ देता है। लॉ कैसे देता है? लेजिस्लेचर क्या करेगा, एक स्टैच्यूट, एक लॉ बनाएगा और वो लॉ कोर्ट को पावर और कैपेसिटी देगा कोई भी सूट को ट्रायल करने का या उसको सुनने का। तो इसीलिए जुरिस्डिक्शन को बोला जाता है स्पीक बाय लॉ। तो अब देखते हैं इसका रियल मीनिंग क्या होता है जुरिस्डिक्शन का। जुरिस्डिक्शन मीन्स ऑथोरिटी ऑफ ए कोर्ट टू ट्राई, हियर एंड डिटरमाइन ए कॉज एंड एडजुडिकेट अपॉन इट। तो इसका यही मतलब हुआ जो अभी रिसेंटली मैंने समझाया कि कोर्ट को ऑथोरिटी दिया जाता है कि कोई भी सूट को ट्राई करने का, हेयर करने का, फिर उसमें कॉज ऑफ एक्शन क्या है वो डिटरमाइन करने का, उसके बेसिस पे एडजुडिकेशन देने का, जुडिशियल डिसीजन लेने का। ठीक है, तो कोर्ट को एक अथॉरिटी मिलता है। वो अथॉरिटी कहां से आता है? वो अथॉरिटी लॉ देता है। लेजिस्लेचर एक लॉ बनाता है, वो लॉ कोर्ट को अथॉरिटी देता है कि वो कोई भी सूट को सुन सकता है या कि नहीं सुन सकता है। तो ये जुरिस्डिक्शन का मतलब हुआ। अब देखो आगे देखते हैं जुरिस्डिक्शन का मतलब। पावर ऑफ ए कोर्ट टू इंक्वायर इनटू फैक्ट्स, टू अप्लाई द लॉ एंड टू प्रोनाउंस अ जजमेंट एंड टू कैरी इट इनटू एग्जीक्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी वैल्यू एंड लोकल लिमिट्स। तो इसमें क्या है कि कोर्ट के पास पावर होता है कि कोई भी सूट आएगा तो उसके फैक्ट्स को इंक्वायर करेगा, फिर उस फैक्ट्स पे वो लॉ अप्लाई करेगा, फिर अप्लीकेशन ऑफ लॉ होने के बाद कोर्ट क्या करता है? जजमेंट प्रोनाउंस करता है। तो जो जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगा तो उस जजमेंट का एग्जीक्यूशन होगा, उस डिक्री का एग्जीक्यूशन होगा। तो वो जो एग्जीक्यूशन होगा उस डिक्री या जजमेंट का, तो उसमें तीन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि वो सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी वैल्यू एंड लोकल लिमिट जैसे जुरिस्डिक्शन के अंदर में वो जजमेंट दिया गया है कि नहीं दिया गया। अगर इन तीनों जुरिस्डिक्शन के अंदर में वो जजमेंट है तो बोला जा सकता है कि कोर्ट का जो जजमेंट है इन जुरिस्डिक्शन के अंदर है। तो ये तीनों जुरिस्डिक्शन के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखते हैं जुरिस्डिक्शन के बारे में, जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ब्रीफली समझ लेते हैं। तो जो जुरिस्डिक्शन कोर्ट को दिया जाता है वो कौन देता है? वो लेजिस्लेचर देता है। लेजिस्लेचर ग्रांट जुरिस्डिक्शन टू कोर्ट एंड इट में कर्टल द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो जो लेजिस्लेचर है वो एक लॉ, एक स्टैच्यूट बनाता है और उसके द्वारा वो कोर्ट को, सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन देता है। तो अगर लेजिस्लेचर चाहे तो वो कोई भी सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को हटा सकता है, कम कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो अब जो ये जुरिस्डिक्शन कोर्ट को दिया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, ये डिटरमाइन कौन करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कोर्ट में एक सूट लेके जाते हो तो वो सूट उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है कि नहीं आता है, वो डिटरमाइन कौन करेगा? वो कोर्ट खुद करता है। तो कोर्ट itself determines its jurisdiction on the basis of the case put forward by the plaintiff in his plaint and not by defendant in his written statement। तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी प्लेंटिफ सूट लेके गया कोर्ट में और उसने एक प्लेंट इंस्टीट्यूट किया, फिर कोर्ट देखेगा कि ये जो सूट आया है मेरे पास, ये मेरे जुरिस्डिक्शन में है कि नहीं है। तो ये कोर्ट खुद डिटरमाइन करेगा। वो किस बेसिस पे करेगा? जो प्लेंटिफ का प्लेंट इंस्टीट्यूट हुआ है उसके बेसिस पे, डिफेंडिंग के रिटन स्टेटमेंट के बेसिस पे नहीं करेगा। तो देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो सिविल जज जूनियर डिवीजन, इसका लेजिस्लेचर ने क्या किया? ₹25,000 का लिमिट लगा दिया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन जो होगा सिर्फ 25,000 तक के केसेस को देख सकता है। जो भी
सूट आएगा जिसका वैल्यू 25,000 होगा, वहां तक के केसेस को वो देख सकता है, उसके ऊपर के केसेस को सिविल जज जूनियर डिवीजन नहीं देख सकता। ये क्या किया लेजिस्लेचर ने ये लिमिट लगा दिया बाय एनएक्टमेंट ऑफ लॉ। तो ये तो लेजिस्लेचर क्या किया, लेजिस्लेचर ने सिविल जज जूनियर डिवीजन को जुरिस्डिक्शन ग्रांट किया है 25,000 रुपए तक का। अब देखो एक मोहन नाम का व्यक्ति है, वो एक सूट को लेके गया जिसका वैल्यू है 30,000। वो सूट का वैल्यू है 30,000। वो उस सूट को लेके गया सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास। अब सिविल जज जूनियर डिवीजन ये देखता है कि ये जो सूट का वैल्यू है ये 30,000 है, तो वो मोहन को बोलेगा, मोहन जी ये जो आप सूट हमारे पास लेके आए ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, आप इसको कहाँ लेके जाइए, सीनियर डिवीजन के पास। तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन कौन कर रहा है कि ये जूनियर डिवीजन के जुरिस्डिक्शन में है कि नहीं है, ये सिविल जज जूनियर डिवीजन खुद डिटरमाइन कर रहा है कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। कोर्ट इटसेल्फ डिटरमाइन द जुरिस्डिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द केस बट फॉरवर्डेड बाय द प्लेंटिफ। इसका यही मतलब हुआ। तो ये मोहन जी को बोलेंगे कि ये जो आपका सूट है 25,000 से ऊपर है, मेरा जुरिस्डिक्शन जो है 25,000 तक है, तो आप ये 30,000 का जो सूट है ये लेके सीनियर डिवीजन के पास जाओ आप। तो ये सिविल जज जूनियर डिवीजन खुद ही डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये सूट मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। बट इनको जुरिस्डिक्शन जो 25,000 का लिमिट का ग्रांट हुआ है वो किसने किया, वो लेजिस्लेचर ने किया है। तो इसका यही मतलब हुआ। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि सपोज करो मोहन और सोहन है, दो लोग सूट लेके गए, यही 30,000 वैल्यू है सूट का, ठीक है। तो बट सिविल जज जूनियर डिवीजन का 25,000 लिमिट है। तो अब मोहन और सोहन आपस में सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से और डिसेंट से, जिसको हम आपसी सहमति या असहमति बोल सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट या डिसेंट से ये नहीं बोल सकते सिविल जज जूनियर डिवीजन को क्योंकि हम आपस में सहमत है, आप हमारे केस को सुनवाई कर दो जिसका वैल्यू 25,000 से ऊपर है। क्योंकि सिविल जज जूनियर डिवीजन को जो लिमिट दिया गया है, जो ये जुरिस्डिक्शन दिया गया है, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन दिया गया है, लेजिस्लेचर के द्वारा दिया गया, लॉ के द्वारा दिया गया। तो ये मोहन और सोहन आपस में मिल के सहमति से ये नहीं बोल सकते कि आप हमारा केस सुन लो। तो ये जो लास्ट लाइन है, जुरिस्डिक्शन वेस्टेड इन ए कोर्ट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय म्यूचुअल कंसेंट और डिसेंट ऑफ पार्टी। तो इसका यही मतलब है कि दो पार्टी के सहमति या असहमति से कोई भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को हटाया नहीं जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता है या कम नहीं किया जा सकता है, ये लॉ ही कर सकता है। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो सबसे पहले टेरिटोरियल और लोकल जुरिस्डिक्शन, फिर उसके बाद देखेंगे पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, फिर जुरिस्डिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर। ये जो तीनों है ये जनरली सिविल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन, फिर रीट जुरिस्डिक्शन। ये जुरिस्डिक्शन के टाइप्स होते हैं। तो अब देखते हैं टेरिटोरियल और लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होता है। एवरी कोर्ट हैज ए सर्टेन लोकल लिमिट आउटसाइड ऑफ विच इट कैन नॉट एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन। तो इसका ये मतलब हुआ कि सपोज करो ए एक डिस्ट्रिक्ट है एंड बी एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट 2, ये डिस्ट्रिक्ट 1, ठीक है। तो ए का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट जज है, डीजे है जो डिस्ट्रिक्ट जज, इनका जो एरिया है, इनका जो लोकल लिमिट है वो सिर्फ ए डिस्ट्रिक्ट होगा। ये बी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी मैटर होगा ये इस कोर्ट में नहीं आ सकता। ए के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या ए का डिस्ट्रिक्ट जज बी डिस्ट्रिक्ट का मैटर नहीं देख सकते। तो यहाँ पे लोकल लिमिट लगा दिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए है, डिस्ट्रिक्ट जज ए है, तो इनको लिमिट कर दिया गया है कि आप सिर्फ जो ए डिस्ट्रिक्ट है वहीं का मैटर देख सकते हो। तो ये जो लिमिट लगाया है ये किसके द्वारा लगाया है, ये फिक्स बाय स्टैच्यूट, मतलब स्टैच्यू के द्वारा ये लिमिट फिक्स कर दिया गया है। मतलब लेजिस्लेचर ने एक स्टैच्यू इनेक्टमेंट किया, एक लॉ इनेक्टमेंट किया और ये लोकल लिमिट लगा दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ ए कि जो ए डिस्ट्रिक्ट है आप बस वहीं का मैटर देखेंगे, बी डिस्ट्रिक्ट का मैटर आप नहीं देख सकते, आपके जुरिस्डिक्शन में वो नहीं है। तो आप देखो, अ डिस्ट्रिक्ट जज हु इज इन द चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर बियॉन्ड दैट डिस्ट्रिक्ट। सेम बात जो अभी मैंने आपको समझाया। एंड हाई कोर्ट हैज ए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर द होल टेरिटरी ऑफ द स्टेट विद इन विच इट इज सिचुएटेड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो कहां के मैटर देखेगी, यूपी के मैटर देखेगी। और जो दिल्ली हाई कोर्ट है
वो कहाँ के मैटर देखेगी, वो दिल्ली के मैटर देखेगी। तो हाई कोर्ट पे भी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का लिमिट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी के मैटर को देखेगी, दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली के मैटर को देखेगी। तो ये हो गया टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। और सुप्रीम कोर्ट है जुरिसडिक्शन ओवर होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट तो पूरे इंडिया पे उसका जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये हो गया आपका टेरिटोरियल और लोकल जुरिसडिक्शन है। तो आगे देखते हैं, जो टेरिटोरियल और लोकल जुरिसडिक्शन है ना, वो सेक्शन 16 टू 20 में भी मेंशन है। तो जो सेक्शन 16 टू 18 है वो किससे डील करता है, वो जो भी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी राइट्स है, उससे रिलेटेड कोई सूट है, वो सेक्शन 16 टू 18 डील करता है। और सेक्शन 19 किससे डील करता है, कोई भी इंसान अगर किसी पर्सन या कोई भी मूवेबल्स को कोई भी रॉन्ग्स पहुंचाया, मतलब कोई भी हानि पहुंचाया, ठीक है, या मूवेबल्स को डैमेज कर दिया, कोई भी मूवेबल्स प्रॉपर्टी को किसी ने डैमेज कर दिया, या किसी पर्सन को किसी ने कुछ हानि पहुंचा दिया, जिसको हम टॉर्ट बोलते हैं, तो उसके कंपनसेशन से रिलेटेड जो भी सूट जाएगा वो सेक्शन 19 डील करता है। और बाकी जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से रिलेटेड मैटर है वो सेक्शन 20 में है। तो इसको आगे हम एक चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका टेरिटोरियल और लोकल जुरिसडिक्शन। अब हम देखते हैं पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन क्या होता है। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन जनरली सेक्शन 6 में दिया गया है, बट अगर हम इंटरप्रेट करें तो सेक्शन 15 में भी ये मेंशन है। तो पढ़ते हैं सेक्शन 6 में क्या है। कोर्ट विल हैव जुरिसडिक्शन ओनली ओवर दोज सूट द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच डज नॉट एक्सीड द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन। तो इसका क्या मतलब है, इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सिविल जज जूनियर डिवीजन उत्तर प्रदेश के पास 25,000 तक का लिमिट है। ये पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है सिविल जज जूनियर डिवीजन जो है ना, इनके पास जुरिसडिक्शन सिर्फ उन्हीं सूट का है जिसका लिमिट 25,000 तक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी सूट का वैल्यू 50,000 है, किसी भी सूट का वैल्यू 50,000 है, तो ये सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास जुरिसडिक्शन नहीं है, ये इसको ट्राई नहीं कर सकता है। तो यही चीज यहां पे बताया गया, कोर्ट विल हैव जुरिसडिक्शन ओनली ओवर दो सूट द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच डज नॉट एक्सीड द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन। तो सिविल जज का जो पिक्यूनरी लिमिट है जूनियर डिवीजन का वो 25,000 है, बट कोई सूट लाया 50,000 का, तो वो उनके पिक्यूनरी लिमिट को एक्सीड कर रहा है, तो वो उस सूट को ट्राई नहीं कर सकते। बट अगर हाँ कोई 20,000 का सूट लेके जाता है उस कोर्ट के पास, सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास, तो वो उस सूट को ट्राई कर सकते हैं। तो ये पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन में यही बात बोला गया है, सेक्शन 6 में यही बात बोला गया है। पिक्यूनरी लिमिट ऑफ एवरी कोर्ट इज फिक्स बाय गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर। मतलब लेजिस्लेचर ही पिक्यूनरी लिमिट फिक्स करता है, मतलब ये पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन जो है वो लेजिस्लेचर ही ग्रांट करता है बाय इनेक्टमेंट ऑफ लॉ। अब देखते हैं सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी क्या बोलता है। Section 15 of CPC provides that every suit shall be instituted in a court of lowest grade competent to try it। तो इसका क्या मतलब है कि ये जनरली ओरिजिनल जुरिसडिक्शन से रिलेटेड है, बट इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो राम नाम का एक इंसान है, वो एक सूट फाइल करता है कहां पे, सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास, और उसके सूट का वैल्यू कितना होता है 15,000 रुपए। तो बट सिविल जज जूनियर डिवीजन का लिमिट कितना है 25,000, ठीक है 25,000। तो ये जो राम है ये सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास जाता है 15,000 के वैल्यू का सूट लेके, बट ये सूट सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास लेके जा सकता था क्योंकि ये कॉम्पिटेंट था। 25,000 इसका लिमिट है, तो ये 15,000 के सूट को तो देख ही सकता है, ये कॉम्पिटेंट है उस सूट को ट्राई करने के लिए। तो यही बोला जा रहा है सेक्शन 15 में कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड, कि जो सबसे लोअर कोर्ट है अगर वो आपके सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट है तो आप उस कोर्ट में सबसे पहले सूट को इंस्टीट्यूट करो, ना कि उससे हायर कोर्ट में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। अब आगे देखते हैं जुरिसडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर। इसका क्या मतलब हुआ, it means different types of suits or subject matter which a court is competent to decide। तो मतलब
कुछ सब्जेक्ट मैटर होते हैं जो कि पर्टिकुलर कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है, बाकी दूसरा कोर्ट उसको डिसाइड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसॉल्वेंसी कोर्ट है तो वो क्या करेगी, वो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मैटर जो है वो देखेगी। फिर फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट किससे रिलेटेड मैटर देखेगी, वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर है, वो फैमिली कोर्ट देखेगी। तो इंसॉल्वेंसी कोर्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है क्या, वो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मैटर है। फैमिली कोर्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है। ये इंसॉल्वेंसी कोर्ट और फैमिली कोर्ट ये मैटर नहीं देख सकते। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिक्लेरेशन हो गया या पार्टीशन सूट हो गया, ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये फैमिली कोर्ट या इंसॉल्वेंसी कोर्ट नहीं देख सकते। जो भी सब्जेक्ट मैटर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड होगा वो फैमिली कोर्ट डिसाइड कर सकता है, बट वो पार्टीशन सूट से रिलेटेड मैटर डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो पार्टीशन सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो फैमिली कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। तो यही बात बोला गया है ज्यूरिसडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर में। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर फैमिली कोर्ट पार्टीशन सूट पे कोई डिक्री दे देती है तो बाद में चल के वो डिक्री नल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पार्टीशन सूट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो फैमिली कोर्ट के अंदर में नहीं आता है। वैसे ही अगर सिविल कोर्ट कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पे कोई डिक्री देती है तो वो बाद में जाके नल हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिविल कोर्ट के पास नहीं, फैमिली कोर्ट के पास है। तो यही चीज बताया गया है ज्यूरिसडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर। अब आगे देखते हैं, इट अमाउंट इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, कि अगर फैमिली कोर्ट ने कोई डिक्री दे दिया पार्टीशन सूट पे, बाद में जाके ये आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपने जो डिक्री दिया है वो गलत था। उनके पास कोई पावर ही नहीं है। पहली बात तो उनके पास पावर ही नहीं था कि पार्टीशन सूट पे वो कोई डिक्री दे, बट उन्होंने अगर दे भी दिया तो आप अगर कोई ऑब्जेक्शन लेके जाओगे उनके पास, तो उनके पास उस ऑब्जेक्शन को सुनने का कोई पावर ही नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है इट अमाउंट टू इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का यह मतलब होता है कि कोई भी डिक्री पास हुआ है और अगर वो डिक्री नल हो गया या वॉइड हो गया तो उसकी वैलिडिटी को लेके आप कोई ऑब्जेक्शन अगर रेज करोगे तो कोर्ट के पास उस ऑब्जेक्शन को सुनने का कोई पावर नहीं होता है। अब कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट है, ठीक है, तो कंज्यूमर कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, कंज्यूमर राइट से रिलेटेड होगा। इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैटर देखेगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। अब देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल कोर्ट है jurisdiction to decide all suit of civil nature unless they are expressly और impliedly bad। तो सेक्शन 9 क्या बोलता है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। सेक्शन 9 ये बोलता है कि सिविल कोर्ट जो है वो जो भी सूट सिविल नेचर का होगा वो सारे सूट्स को डिसाइड कर सकता है जब तक एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, मतलब इम्प्लिसिट तरीके से उस सूट ऑफ सिविल नेचर पे रोक ना लगा दिया गया हो कि ये सूट सिविल कोर्ट नहीं देख सकता। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर राइट से रिलेटेड कोई भी सूट है तो वो सूट सिविल कोर्ट नहीं देख सकता, डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उस पे एक्सप्रेसली रोक लगा दिया गया है। यहाँ पे सेक्शन 9 क्या बोलना चाह रहा है, तो सेक्शन 9 को अगर हम इंटरप्रेट करें तो ये एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइडली बैड का मतलब क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर है जो कि एक्सक्लूडेड है, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर राइट हो गया, ठीक है, ये एक्सक्लूडेड है, इसको सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, इसको सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो सेक्शन 9 का यह मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर अगर सिविल कोर्ट से एक्सक्लूडेड है तो वो उसको डिसाइड नहीं कर सकता। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ब्रीफली काफी है। तो आगे हम देखते हैं रीट जुरिसडिक्शन क्या होता है। तो आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। तो सबसे पहले 32 क्या है, 32 जो है वो रीट जुरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। एंड 226 आर्टिकल क्या है, वो हाई कोर्ट के पास है। उसमें क्या है कि फंडामेंटल राइट से भी रिलेटेड रीट हाई कोर्ट देख सकता है, डिसाइड कर सकता है, या तो फिर कोई लीगल राइट से भी रिलेटेड कोई रीट हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है। वो लीगल राइट सिविल राइट भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका रीट जुरिसडिक्शन। अब देखते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होता है। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सेक्शन 15 में मेंशन है। ये क्या बोलता है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कंपिटेंट टू ट्राई इट। तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी सबसे लोअर कोर्ट होगा,
अगर वो उस सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट है तो उस सूट को वहीं पे इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए। अगर सिविल जज जूनियर डिवीजन उस सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट है तो उस सूट को सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास ना ले जाके आप सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास ही वो सूट इंस्टीट्यूट करो। ये सेक्शन 15 में मेंशन है। तो सेक्शन 15 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। अब देखो, इन केस ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट इंटरटेन्स एंड ट्राई ओरिजिनल सूट इंस्टीट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखो, सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो मैंने एग्जांपल बताया कि 25,000 लिमिट है, कोई सूट है अगर 15,000 का है तो वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास इंस्टीट्यूट होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको हम बोलेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। फिर अगर कुछ इश्यू हो गया, फिर उसको अपील करना पड़ा हायर कोर्ट में, तो वो जाके अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में चला जाएगा। तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है, इट इंटरटेन्स, हियर्स एंड डिसाइड्स द अपील, कि जो लोअर कोर्ट के डिसीजन से अगर कोई सहमत नहीं है, कोई सेटिस्फाई नहीं है, तो वो हायर कोर्ट में अपील करेगा। तो हायर कोर्ट क्या करेगा, उसके सूट को सुनवाई करेगा, तो वो उसके अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में आता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि मुंसिफ कोर्ट, कोर्ट ऑफ सिविल जज एंड स्मॉल कॉजेज कोर्ट हैं, सिर्फ इनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इनके पास कोई अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, इनके पास ओरिजिनल और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन दोनों हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास जनरली ज्यादातर अपील के मैटर जाते हैं, तो ये एक अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का फोरम है। बट ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, जनरली ये अपील के केसेस को देखते हैं। तो ये एक अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के फोरम है। यहाँ पे मेंशन भी है, सुप्रीम कोर्ट इज ए मेनली ए फोरम ऑफ अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड इट एक्सरसाइज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ओनली इन स्पेसिफाइड और एक्सेप्शनल केसेस। सेक्शन 9 क्या है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। सेक्शन 9 क्या बोलता है, इट एम्पावर्स सिविल कोर्ट टू ट्राई ऑल सूट if they are of civil nature and if their cognizance is not bad either expressly or impliedly। सेक्शन 9 क्या बोलता है कि जो सिविल कोर्ट है वो कोई भी सूट ऑफ सिविल नेचर को डिसाइड कर सकता है, बस उसमें एक कंडीशन है कि वो जो सूट ऑफ सिविल नेचर है उस पर रोक न लगाया गया हो, कोई भी एक्सप्रेस तरीके से या इम्प्लिसिट तरीके से उस पर रोक न लगाया गया हो कि ये सूट सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। इसको आगे हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। ये स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मरोदवय सिंह में भी बात किया गया है। अब देखते हैं सिविल नेचर होता क्या है। तो सिविल नेचर में क्या है कि जो भी सिटीजन के पास राइट्स हैं वो प्राइवेट लॉ के डोमेन में आते हों, पब्लिक लॉ के डोमेन में नहीं आ रहे हो, प्राइवेट लॉ के डोमेन में सिटीजन्स के जो राइट होंगे वो सिविल नेचर के राइट होंगे। ये कोदियालम वर्सेस सुदर्शना केस में भी कहा गया है। अब देखो, पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस एमएन मार्थोमा के केस में क्या बोला गया है, सेक्शन 9 would be available in every case where dispute has the characteristics of affecting one right which are not only civil but of civil nature। तो पीएमए मेट्रोपॉलिटन केस में यह कहा गया है कि जो सेक्शन 9 है वो हर केस में अवेलेबल होगा जहां की कोई भी पर्सन का जो राइट है वो सिविल है, सिविल राइट है, या तो वो सिविल नेचर का राइट है, ठीक है, तो वो सूट जो होगा उसमें सेक्शन 9 अप्लीकेबल होगा। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कि सूट जो होता है कौन सा सूट सिविल नेचर का होता है, कौन सा सूट सिविल नेचर का नहीं होता है। तो देखो, सूट विच आर ऑफ सिविल नेचर, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ये सिविल नेचर का सूट है। सूट फॉर रेंट, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, सूट रिलेटिंग टू वर्शिप, सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ ब्यूरियल, सूट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, सूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे सूट जो हैं ये सूट ऑफ सिविल नेचर है। अब देखते हैं कौन से सूट हैं जो सिविल नेचर के नहीं है। तो सूट रिलेटिंग टू राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, ये पब्लिक लॉ से रिलेटेड है, तो ये सिविल नेचर का नहीं हुआ। सूट इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चन, अगर कोई भी सूट है जिसमें प्रिंसिपल क्वेश्चन ही कास्ट क्वेश्चन है तो वो भी सिविल नेचर का सूट नहीं हुआ, क्योंकि वो एक सोशल लॉ से रिलेटेड डील करता है। सूट रिलेटिंग टू प्योरली रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनी, तो ये भी एक सोशल और पब्लिक लॉ से रिलेटेड बात करता है, तो ये भी सिविल नेचर का नहीं होगा। सूट रिलेटिंग टू मैटर टू बी डिटरमाइंड बाय स्पेशल ट्रिब्यूनल और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी सूट जो कि एक स्पेशल ट्रिब्यूनल क्रिएट किया गया है उस सूट को सुनने के लिए, तो वो सूट सिविल नेचर का नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस को देखते हैं। तो जो एनजीटी जो केसेस डिसाइड करेगा, एनजीटी के पास जो केसेस जाएंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो सूट ऑफ सिविल नेचर के नहीं होंगे। पहली बात तो एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा, एनवायरमेंट एक पब्लिक लॉ में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये स्पेशल ट्रिब्यूनल के द्वारा देखा जा रहा है, तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होंगे। अब आगे देखते हैं सूट एक्सप्रेसली बैड। जो एक्सप्रेसली बैड सूट है वो कैसे एक्सप्रेसली बैड होता है? तो बैड बाय एन इनेक्टमेंट फॉर टाइम बिंग इन फोर्स। तो जो सेक्शन 9 में बोला गया है कि कोई भी सूट सिविल नेचर का हो, वो एक्सप्रेसली बैड कर दिया गया हो कि ये सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। वो जो रोक लगाया गया वो कैसे लगाया गया? तो ये जो रोक लगाया गया है ये एक स्टैच्यूट का इनेक्टमेंट होता है। उस इनेक्टमेंट में एक्सप्रेसली प्रोविजन मेंशन होता है कि ये सूट सिविल कोर्ट नहीं देख सकता। ये कौन से केस में बोला गया? मोहम्मद महमूद वर्सेस तिकमदास केस में भी बोला गया है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सर्टेन टाइप्स ऑफ सूट्स आर एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय द कोड इटसेल्फ। कुछ ऐसे सूट हैं जिसको सीपीसी खुद प्रोहिबिट करता है। तो एग्जांपल लेते हैं सेक्शन 11 जो कि रेस जुडिकाटा है। ठीक है, उसको आगे हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 11 क्या बोलता है? सेक्शन 11 बार से रेस ट्रायल ऑफ मैटर्स which have already been adjudicated upon between the party by a competent court। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि दो पार्टी हैं, वो एक सूट को लेके गए किसी कोर्ट में, और कोर्ट ने क्या किया, उस सूट को डिसाइड कर दिया गया। वो दो पार्टी के बीच में सूट जो था वो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया गया। तो अब वो दो पार्टी किसी दूसरे कोर्ट में ले जाके वो सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं, तो कोर्ट देखेगा कि ये मैटर तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो कोर्ट उसका वापस से ट्रायल नहीं करेगा, उसका वापस से फ्रेश ट्रायल स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये चीज सेक्शन 11 में मेंशन है, रेस जुडिकाटा जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 11 में ये चीज बोला गया है कि कोई भी सूट जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है उसका फ्रेश ट्रायल नहीं हो सकता, कोई कोर्ट उसका फ्रेश ट्रायल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक्सप्रेसली बैड है। अब देखो सेक्शन 293 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें क्या है? नो सूट शैल बी ब्राउट इन एनी सिविल कोर्ट टू सेट असाइड और मॉडिफाई एनी प्रोसीडिंग टेकन और ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट। तो इसमें यह बोला गया है कि कोई भी प्रोसीडिंग किया गया हो या कोई भी ऑर्डर दिया गया हो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में, तो वो प्रोसीडिंग या वो ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए कोई भी सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है किसी भी सिविल कोर्ट में। तो क्या है इसका मतलब कि इनकम टैक्स के अंडर में कोई भी ऐसा प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ हो या कोई ऑर्डर दे दिया गया हो, तो उस ऑर्डर को या उस प्रोसीडिंग को सेट असाइड करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए कोई भी इंसान सिविल कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 293 ऑफ इनकम टैक्स में बोला गया। अब आगे देखते हैं क्या है। नो प्रोसिक्यूशन सूट और अदर प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग डन इन द गुड फेथ अंडर दिस एक्ट। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर ने या गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट किया है जो कि गुड फेथ में है, तो उसके खिलाफ कोई भी सिविल सूट सिविल कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है, या उसके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है, उसके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता है। तो ये सेक्शन 293 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है। अब आगे पढ़ते हैं अंडर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958। इसमें क्या है? सूट फॉर इविक्शन ऑफ टेनेंट लाइज बिफोर द रेंट कंट्रोलर एंड नॉट बिफोर द सिविल कोर्ट। कि कोई भी टेनेंट है, बहुत दिन से रह लिया है मकान पे और वो छोड़ नहीं रहा है, तो उसको हटाने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? रेंट कंट्रोलर के पास जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट के पास नहीं जाना है। सिविल कोर्ट ये केस नहीं देख सकता है, वो रेंट कंट्रोलर ही देखेगा। तो यहाँ भी एक्सप्रेसली बैड है, यहाँ सिविल कोर्ट इविक्शन ऑफ टेनेंट से रिलेटेड केस को देख ही नहीं सकता है। अब आगे पढ़ते हैं सेक्शन 37 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसमें क्या बोला गया है? नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग shall lie against any person which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or any rules made thereunder। तो इसका यह मतलब है कि कोई भी इंसान जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर में कोई भी ऐसा काम करता है जो कि गुड फेथ में किया गया है, उसका इंटेंशन अच्छा हो, तो उस पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी सिविल सूट सिविल कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, या उस पर्सन के अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन या कोई अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ भी
एक्सप्रेसली बैड है कि सिविल कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता उस पर्सन के खिलाफ में, ठीक है, अगर उसने कोई भी एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर में किया गया है गुड फेथ में। अब देखो आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 170 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, इसमें क्या है, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ एनी ऑफ हिज एक्शन टेकन or any decision given by the returning officer or any other person appointed under this act in connection with an election। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर है या कोई भी पर्सन है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के अंदर अपॉइंट हुआ है इलेक्शन से रिलेटेड मैटर को डील करने के लिए, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर हो या वो पर्सन जो अपॉइंट हुआ है, उसने कोई डिसीजन लिया, उसने कोई एक्शन लिया इलेक्शन से रिलेटेड, तो उसके एक्शन या डिसीजन को सिविल कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि ये जो आपका एक्शन है ये इलीगल है या लीगल है। सिविल कोर्ट के पास ऐसा कोई भी जुरिसडिक्शन नहीं है कि वो उस रिटर्निंग ऑफिसर या उस अपॉइंटेड पर्सन के एक्शन या डिसीजन को क्वेश्चन करे कि ये एक्शन और डिसीजन आपका लीगल नहीं है, अगर वो एक्शन और डिसीजन इलेक्शन से रिलेटेड है तो ये सेक्शन 170 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन है। तो ये कुछ एग्जांपल है सूट एक्सप्रेसली बैड के। अब देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं। सूट इम्प्लाइडली बैड ऑन टू ग्राउंड। तो देखो, सूट रिलेटिंग टू एन एक्ट ऑफ स्टेट इन इट्स सॉवरेन कैपेसिटी। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी स्टेट कोई ऐसा काम करती है, कोई ऐसा एक्शन लेती है जो कि सॉवरेन कैपेसिटी के अंडर में है, तो उससे रिलेटेड कोई भी सूट सिविल कोर्ट ट्राई नहीं कर सकती। ये इम्प्लाइडली बैड है, मतलब ये इम्प्लिसिट मैनर में बैड है, क्योंकि स्टेट है वो कोई भी काम कर रही है, कोई भी एक्शन ले रही है, वो अपने सॉवरेन कैपेसिटी में ले रही है, तो उससे रिलेटेड जो भी सूट होगा वो सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती। तो देखो, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करते हैं। स्टेट के पास ना दो कैपेसिटी में एक्ट करती है। एक तो इसका एक हो गया सॉवरेन, ठीक है, और एक होता है एक जो कि स्टेट तो करेगी ही करेगी, इसमें प्राइवेट प्लेयर भी कर सकते हैं, ये एक्शन प्राइवेट प्लेयर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कॉमर्शियल अगर एक्टिविटी हुआ तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है, ये स्टेट भी कर सकता है, ये प्राइवेट प्लेयर भी कर सकता है। तो ये स्टेट का सॉवरेन कैपेसिटी में नहीं आता है। स्टेट के सॉवरेन कैपेसिटी में कौन कौन से एक्ट आते हैं, जैसे कि पब्लिक रोड से रिलेटेड कुछ हो गया, पब्लिक रोड को मेंटेन करना उससे रिलेटेड हो गया, डिफेंस ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ मैटर हो गया, ठीक है, ये सारे स्टेट के सॉवरेन कैपेसिटी में आते हैं। बट कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज है वो एक प्राइवेट प्लेयर भी कर सकता है, वो स्टेट भी कर सकता है। तो देखो, स्टेट का कोई भी ऐसा एक्शन जो कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो या कोई भी एक्शन जो कि उसके सॉवरेन कैपेसिटी में नहीं आता है, तो अगर उस एक्शन के खिलाफ कोई सूट सिविल कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाता है तो वो सिविल कोर्ट ट्राई कर सकती है, क्योंकि वो सॉवरेन कैपेसिटी में नहीं है। बट हाँ, अगर कोई भी ऐसा सूट सॉवरेन कैपेसिटी में है स्टेट के, तो उससे रिलेटेड अगर कोई सूट फाइल किया जाएगा तो वो सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, वो इम्प्लाइडली बैड है, इम्प्लिसिट मैनर में वो बैड कर दिया गया। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया, बैड बाई जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये भवानी शंकर वर्सेस सोमसुंदर केस में मेंशन है। अब आगे देखते हैं, बैड ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कोर्ट आउट नॉट टू काउंटेंस द मैटर विच आर इंजुरियस टू एंड अगेंस्ट द पब्लिक। तो कोर्ट को अगर ऐसा लगेगा कि ये जो सूट है ये पब्लिक को हानि पहुंचा सकती है या पब्लिक के अगेंस्ट में है, तो वो उस सूट को ट्राई नहीं करेगी। तो यहाँ भी ये पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है, यहाँ भी ये सूट इम्प्लाइडली बैड है। तो सूट इम्प्लाइडली बैड होता है टू ग्राउंड्स पे। कौन कौन सा? बैड बाई जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कि अगर कोई स्टेट ने कोई ऐसा एक्शन लिया जो उसके सॉवरेन कैपेसिटी में है तो वो सूट सिविल कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती। और बैड ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कि अगर कोर्ट को लगेगा कि ये जो सूट है ये पब्लिक के खिलाफ है तो वो सूट को ट्राई नहीं करेगी। ये कौन से केस में मेंशन है? बैड ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, बाबू गणेश दत्त वर्सेस मुंगू राम केस में मेंशन है। अब देखो, एक केस है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस टुडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का केस है। इसमें क्या बोला जा रहा है? इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट civil court's jurisdiction is barred by necessary implication where the right and liability is created by statute and the statute provides machinery for the enforcement of such rights and where statute gives finality to such order of tribunals. The civil court jurisdiction must be held to be excluded if there is an adequate remedy to do
व्हाट सिविल कोर्ट वुड नॉर्मली डू इन अ सूट। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं कि सपोज करो कोई भी एक राइट एंड लिएबिलिटी क्रिएट हुआ है स्टैट्यूट के द्वारा, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर राइट, ठीक है। कंज्यूमर राइट जो आया है वो एक लॉ के द्वारा आ गया, एक लॉ इनेक्टमेंट किया गया, उसमें कंज्यूमर राइट के बारे में बात किया गया। अब ये कंज्यूमर राइट है, ये राइट एंड लिएबिलिटी रिलेटेड टू कंज्यूमर से रिलेटेड है। इसके लिए लॉ क्या प्रोवाइड करता है? कंज्यूमर कोर्ट। इसके लिए लॉ क्या प्रोवाइड करता है? कंज्यूमर कोर्ट। अब कंज्यूमर कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, कंज्यूमर कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा। कंज्यूमर कोर्ट एक्ट में ये बात कही गई है। एक लॉ आया, ठीक है, ये एक लॉ आया, लॉ ने कंज्यूमर कोर्ट एक मशीनरी लाया कि जो भी कंज्यूमर कोर्ट है ये जो भी कंज्यूमर राइट्स एंड लिएबिलिटी होगा उससे मैटर को, उससे रिलेटेड मैटर को डील करेंगे, और जो भी कंज्यूमर कोर्ट का ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा। और ये जो कंज्यूमर कोर्ट है ये हर वो रेमेडी दे सकती है जो एक सिविल कोर्ट दे सकता था। तो इस सीन में क्या होगा कि सिविल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है कंज्यूमर राइट से रिलेटेड उसको हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, बैड कर दिया जाएगा। कंज्यूमर राइट से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट ही देख सकती है। तो ये साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस टुडे होम्स केस में कहा गया है। तो अब आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 9 के दो एक्सप्लेनेशन, उनको अब हम समझते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है? अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर डिस्पाइट सच राइट may depend entirely on the decision of question as to religious rites and ceremonies। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा सूट जो कि राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू एन ऑफिस से रिलेटेड है, बट वो सूट तब तक डिसाइड नहीं हो सकता जब तक कोर्ट को उसमें कुछ ऐसा रिलीजियस राइट्स या सरमनी या कोई भी कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को देखना ना पड़ जाए। मतलब उसमें कोर्ट को थोड़ा बहुत इंसिडेंटली रिलीजियस राइट्स या सरमनी को देखना ही पड़ेगा। मतलब कुछ सब्सिडियरी क्वेश्चन होंगे रिलीजियस राइट्स सरमनी से रिलेटेड, उनको कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा ताकि वो जो मेन सूट है राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू एन ऑफिस का वो डिसाइड कर सकें। तो ऐसे सूट को भी सूट ऑफ सिविल नेचर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक आपने सुना होगा मठ, ठीक है, मठ, उसके होते हैं कौन? मठाधीश, मठाधीश, ठीक है, मठाधीश। तो देखो मठाधीश क्या है? मठाधीश एक राइट टू एन ऑफिस, मतलब एक ऑफिशियल पोस्ट है मठ का। अगर कोई भी इंसान राइट टू एन ऑफिस मतलब मठाधीश पोजीशन के लिए एक सूट फाइल करता है, तो ये राइट टू एन ऑफिस के लिए सूट फाइल किया गया है। बट वो चीज डिसाइड करने के लिए कि हाँ ये इंसान इस मठ का मठाधीश हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो कोर्ट को उसमें रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी या कोई भी कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा, ये डिसाइड करने के लिए कि उस मठ का मठाधीश ये इंसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और अगर हम बात करें राइट टू प्रॉपर्टी का, तो राइट टू प्रॉपर्टी का अभी रिसेंटली आपने केस सुना होगा, राम मंदिर केस, राम मंदिर केस सुना होगा। ये जो केस था राम मंदिर का, बहुत लोगों को नहीं पता था कि ये जो केस है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है। इसमें जो प्रिंसिपल क्वेश्चन था वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था कि ये प्रॉपर्टी किसका है। तो इसको डिसाइड करने के लिए, इस प्रिंसिपल क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, कोर्ट को क्या करना पड़ा? कोर्ट को रिलीजियस राइट्स सेरेमनीज एक्स्ट्रा कोर्ट को क्या करना पड़ा? कोर्ट को रिलीजियस मैटर में घुसना पड़ा, कोर्ट को रिलीजियस राइट्स सेरेमनीज और भी थोड़ा रिलीजियस चीजें को देखना पड़ा ताकि वो डिसाइड कर सके इस प्रॉपर्टी पे कि ये प्रॉपर्टी किसका है। तो ये जो सूट होगा ये सूट ऑफ सिविल नेचर होगा, क्योंकि ये सूट जो है राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसका जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है ये क्या था? ये कि प्रॉपर्टी किसका है। बट इसमें क्या इन्वॉल्व हुआ? रिलीजियस क्वेश्चन इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, तो भी ये सूट सिविल नेचर का ही कहलाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन 1 में यही बात बोला जा रहा है कि सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर डिस्पाइट सच राइट मे डिपेंड इंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनी। तो अगर राइट टू एन ऑफिस का बात करें तो मठाधीश हो गया कि कोर्ट को डिसाइड करना पड़े कि ये इंसान मठ का मठाधीश हो सकता है कि नहीं,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को जाके थोड़ा रिलीजियस राइट, सेरेमनी और भी रिलीजियस चीजों में घुसना पड़ेगा। बट मेन उसका क्वेश्चन क्या है कि ये इंसान मठ का मठाधीश हो सकता है कि नहीं, तो वो सूट जो होगा वो सूट ऑफ सिविल नेचर होगा। सिमिलरली राम जन्मभूमि का जो केस था वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस था, तो ये डिसाइड करने के लिए वो प्रॉपर्टी किसका है, कोर्ट को रिलीजियस मैटर में घुसना पड़ा, फिर भी ये केस क्या होगा, सूट ऑफ सिविल नेचर। तो जो सेक्शन 9 एक्सप्लेनेशन 1 है वो यही बात कहता है। अब देखो एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 9 क्या बोलता है, फॉर पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज मटेरियल वेदर और नॉट एनी फी आर अटैच्ड टू एन ऑफिस रिफर्ड इन एक्सप्लेनेशन 1 और वेदर और नॉट सच ऑफिस इज अटैच्ड टू ए पर्टिकुलर प्लेस। ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है ये अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में इंसर्ट किया गया है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो भी ऑफिस, राइट टू एन ऑफिस का जो भी कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा, तो कोर्ट को उससे मतलब नहीं है कि उस ऑफिस में उस इंसान को जो ऑफिस होल्ड करेगा उस इंसान को कोई फी मिल रहा है कि नहीं, कोई इमोलमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। अगर वो राइट टू एन ऑफिस का मैटर है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर होगा, भले ही उसको कोई उसके लिए फी ना मिल रहा हो, इमोलमेंट नहीं मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मठाधीश का एग्जाम्पल दिया, तो मठाधीश का जो पोजीशन अगर है, तो अगर मठाधीश को उसके लिए कोई फी नहीं मिल रहा है, इमोलमेंट नहीं मिल रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। राइट टू ऑफिस का केस है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर ही होगा। फिर उसके बाद क्या है, वेदर और नॉट सच ऑफिस इज अटैच टू पर्टिकुलर प्लेस। तो इसका क्या मतलब है कि जो राइट टू एन ऑफिस है वो कौन से प्लेस से अटैच है उससे मतलब नहीं है, वो रिलीजियस प्लेस से अटैच है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है। जैसे अभी मठाधीश का एग्जांपल लिया कि वो जो मठाधीश का ऑफिस है वो रिलीजियस प्लेस से अटैच है, बट इस एक्सप्लेनेशन 2 में यही बोला गया है कि वो रिलीजियस प्लेस से अटैच हो या गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो राइट टू एन ऑफिस होना चाहिए, तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर होगा, ये एक्सप्लेनेशन 2 में बोला गया। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन 1 को एनालिसिस करते हैं। ऑलरेडी मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया है बट फिर भी करते हैं। If a principal or only question in the suit is a caste question or question relating to the religious rites and ceremony, then the suit is not of civil nature because it deals with the matter which are purely social, not with the rights of the citizen. तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी सूट फाइल हुआ है और वो जो सूट फाइल हुआ है उसमें जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो सिर्फ कास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है या रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी से रिलेटेड है, तो वो सूट सिविल नेचर का नहीं होगा, क्योंकि ये जो सूट फाइल हुआ है ये कास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, रिलीजियस से रिलेटेड है, प्योरली रिलीजियस से रिलेटेड है, प्योरली कास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो ये एक सोशल सूट है, मतलब ये सिटीजन के राइट के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा। हाउएवर when caste question or question relating to religious rites or ceremony is not the principal question in the suit but merely a subsidiary question, ठीक है, and principal question is of civil nature, court has power to decide the caste क्वेश्चन टू इनेबल इट टू डिसाइड द प्रिंसिपल क्वेश्चन। तो अभी जो मैंने आपको राम मंदिर मठाधीश का एग्जांपल दिया वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कास्ट क्वेश्चन या कोई रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल क्वेश्चन नहीं है बट वो सब्सिडरी क्वेश्चन है, कोई सिविल राइट से रिलेटेड, सिविल नेचर से रिलेटेड कोई प्रिंसिपल क्वेश्चन है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, राइट टू एन ऑफिस हो गया, बट उस प्रिंसिपल क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए कास्ट क्वेश्चन को डिसाइड करना पड़ेगा या रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिसाइड करना पड़ेगा। जो कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो या रिलीजियस राइट्स और सेरेमनी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सब्सिडरी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि वो उस कास्ट क्वेश्चन या रिलीजियस राइट्स क्वेश्चन को डिसाइड करे ताकि वो जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू एन ऑफिस को उसको वो डिसाइड कर सके। जैसे कि आपको एग्जांपल राम जन्मभूमि और मठाधीश का मैंने बता दिया। यही चीज शारदा कुमार वर्सेस गजानंद केस में बोला गया है। ए क्वेश्चन एज टू एनी राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस और टू एनी अदर सिविल राइट and principal question of civil nature cannot determine without deciding the caste question or the question relating to religious rites or ceremony. Court has power to decide the caste question to enable it to decide the principal question. तो यही बात मैंने आपको समझा है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है presumption and exclusion as to jurisdiction। तो कुछ केसेस हैं जैसे कि इंदुलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस
विजय टिम्बर केस। तो इसमें कोर्ट क्या हेल्ड करती है कि अगर कोई भी इंसान किसी कोर्ट में केस लेके जाता है तो वो कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो केस मेरे पास आया, ये जो सूट मेरे पास आया, ये मेरे जुरिस्डिक्शन में है। फिर उसके बाद वो थोड़ा देखेगी, डीप में देखेगी। कोर्ट को जब ये महसूस हो जाएगा कि कोई भी किसी भी तरीके से ये केस मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, अगर मैंने इस पर डिक्री दे दिया तो ये डिक्री बाद में चल के नल एंड वॉइड हो जाएगा, तब कोर्ट क्या करेगी, उस पर्सन को बोलेगी कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, मतलब वहां पे एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइम केस इंस्टीट्यूट हो रहा है तो कोर्ट को ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये जो केस मेरे कोर्ट में आया है ये मेरे जुरिस्डिक्शन में है। तो यही चीज बोला जा रहा है इन केसेस में। इट वॉज हेल्ड दैट रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज दैट एवरी प्रिजम्पशन शुड बी इन फेवर ऑफ द existence of jurisdiction rather than the exclusion of jurisdiction of civil court until unless such jurisdiction is bad or excluded expressly or impliedly। तो यही चीज बोला जा रहा है इस केस में कि पहले की कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि जो केस आया वो मेरे जुरिस्डिक्शन में है। बाद में अगर ऐसा कुछ लगे कि हाँ ठीक है ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है तब वो बोल सकता है। और कहीं भी अगर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बैड है कोई भी सूट कि ये सूट ये सिविल कोर्ट नहीं देख सकता, उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो वहां वो उसका जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये रहा आपका जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Is a suit by A for declaration that a religious rite performed by B during seva puja of deity were not proper is a suit of civil nature। तो इसमें क्या है कि A ने एक सूट फाइल किया सिविल कोर्ट में। क्या सूट फाइल किया? डिक्लेरेशन का, कि सिविल कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि जो B ने रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म किए हैं एक डिटी का सेवा पूजा करने के वक्त वो प्रॉपर नहीं है। तो क्या ये सूट सिविल नेचर का सूट है कि नहीं है? तो इसमें कोर्ट क्या बोलता है? तो इसमें सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि इसमें जो प्राइमरी क्वेश्चन है ना वो प्योरली रिलीजियस है, परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे कोई लीगल राइट का बात नहीं हो रहा है, ये प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन। तो इसमें दो केसेस का बात करते हैं। इन एनी विसेंट नेशनल हाई स्कूल वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करती है? इट इज नोटेबल दैट सूट इज ऑफ सिविल नेचर इफ इट इन्वॉल्व्स द क्वेश्चन ऑफ लीगल राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस। एंड फर्दर इन कानवी आवाजी वर्सेस कानवी मांझी केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि सूट इज नॉट ऑफ सिविल नेचर इफ इट इन्वॉल्व्स प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन। तो अगर हम ऊपर का बात करें तो ए क्या है, वो सूट फाइल करता है डिक्लेरेशन के लिए कि ये डिक्लेयर कर दो कि जो बी ने सेवा पूजा किया है एक डिटी का वो प्रॉपर नहीं था, वो जो रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म किया है वो प्रॉपर नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो प्योरली रिलीजियस है, यहाँ पे कोई लीगल राइट का बात नहीं हो रहा है। तो ये जो सूट है वो सिविल नेचर का नहीं होगा। तो यही इस केस में बोला गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लेना, इसमें अब ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। जो मेन कॉन्सेप्ट था जुरिस्डिक्शन का वो मैंने आपको समझा दिया है। इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप देख सकते हो। आप ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।